Recording is on. तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट के अंदर में, हुक्स और राउटर। राउटर अभी नहीं देखेंगे, राउटर में टाइम है, उससे पहले अभी हुक्स देखेंगे। बाकी के जैसे ही है, घबराना नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा है, नॉर्मल है। और अगर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन याद होगा, एरे याद होगा और ऑब्जेक्ट याद होगा तो फिर आसान है। और हमको उम्मीद है कि ये तीनों टॉपिक्स कवर किए हैं पीछे, याद है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें? नहीं है तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है अभी फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर में कि मुझे हुक्स की तरफ जाना पड़ेगा। अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उन सब प्रोजेक्ट्स में कुछ चीज़ें कॉमन थी, और वो कॉमन क्या था कि एक मेरे पास index.html फाइल होता था, सिर्फ और सिर्फ एक ही HTML फाइल बनाई थी। पूरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में एक ही index.html फाइल था, और उसमें एक डीप टैग ले लेते थे जिसको आईडी दिए थे रूट, और हम क्या कर रहे थे उस रूट को टारगेट करके हमेशा कंपोनेंट्स को ऐड करते थे, रिमूव करते थे, जो करना होता था यही करते थे ना। जैसे एक app.jsx था, एक कंपोनेंट था हमारे पास, इस ऐप फाइल को लोड करते थे, और कैसे होता था नहीं होता था एक डेमो भी दिखाए थे थोड़ा सा। खैर वो इंटरनली होता है तो बस समझना था कि कैसे होता है, मुझे खुद से करना नहीं है, जो करना था उस पर फोकस कर चुके थे। अब ये जो app.jsx था एक कंपोनेंट था, कुछ HTMLs के कंटेंट को रिटर्न करता था। ये हमेशा रिटर्न ही करता था कंपोनेंट, तो HTMLs के एलिमेंट्स को रिटर्न करता था। जब ये HTML के एलिमेंट्स को रिटर्न किया तो यहाँ पे वो प्रिंट हो जाता था, प्रिंट हो जाता था। अब हुआ ये कि मान लो कि यहाँ से इस फंक्शंस को कॉल किया, ये एक फंक्शन होता था, जो भी कंपोनेंट से एक फंक्शन था अगर फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर रहे थे। तो जो भी इसमें टैग्स हैं वो टैग्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होकर यहाँ पे प्रिंट हो जाता था। हो गया। अब मान लो कि कोई बटन यहाँ पे बना है, इस बटन के क्लिक इवेंट पे हम लोग कोई एक्टिविटी किए, इवेंट कैसे हैंडल करेंगे वो भी सीख चुके थे। अब इस क्लिक इवेंट को हम टारगेट किए, या कोई और भी इवेंट हो सकता है, बहुत सारे इवेंट्स के बारे में देखे थे। क्लिक इवेंट पे हम किए, उस टाइम कोई कंटेंट चेंज किए, और मान लो इसी कंपोनेंट के थ्रू यहाँ पे हम वो शो कर रहे थे, सपोज नाम ही शो कर रहे थे या कोई वेरिएबल्स का डेटा शो कर रहे थे, तो वो तो हो चुका होगा उस टाइम तक, क्योंकि जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो ये सारा काम अपना कर लिया होगा। अब अगर हम इस क्लिक पे क्लिक करते हैं और कोई वेरिएबल सा इस फंक्शन के अंदर हम उस वेरिएबल को मान लो चेंज करते हैं, तो उस वेरिएबल्स को चेंज करेंगे तो इस वेरिएबल्स के चेंज होने से यहाँ कंटेंट तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम फंक्शंस को फिर से कॉल थोड़े किए हैं। तो सोचो, फंक्शंस को फिर से कॉल करते तभी ना ये पूरा फिर से रिपेंट करता, ऐसा तो हुआ नहीं, ये तो पहले ही पेंट कर चुका था। तो पहले ही पेंट कर चुका था तो अगर किसी वेरिएबल में डेटा को चेंज करोगे तो यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखेगा। जो मेरा यूआई है, यूजर इंटरफेस है, उस पर कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। हाँ, अगर कंसोल डॉट लॉग करके देखोगे तो चेंजेस होगा वहां पे, क्योंकि वेरिएबल में डेटा तो चेंज हो ही रहा था। डेटा चेंज होगा बट यूआई इंटरफेस पे नहीं दिखेगा, यूजर इंटरफेस पे शो नहीं होगा। उसको कैसे शो करे? तो उसको शो करने के लिए क्या करना होगा, जो भी कंटेंट चेंज होगा उस कंटेंट को फिर से रिपेंट करना होगा, फिर से लिखना होगा कि डेटा चेंज हो गया, और वो यूजर इंटरफेस हमारे index.html वाले फाइल पे जाके करना होगा। इसका मतलब मुझे इस फंक्शंस को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा जरा सोचो, इस फंक्शंस को अगर तुम फिर से कॉल कर देते हो तो ये शुरू से एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस फंक्शंस को अगर हम फिर से एग्जीक्यूट करते थे स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट होगा, और स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट होगा तो जो डिफॉल्ट वैल्यू था इसमें वेरिएबल्स का वो ना हो जाएगा शुरू, वो प्रिंट हो जाएगा, तो फिर तो वही रहेगा, इसमें तो चेंजेस होगा ही नहीं। चेंजेस होगा नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करें? स्टार्टिंग में जब रिएक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था तो इस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए क्लास कंपोनेंट को यूज करते थे, और क्लास कंपोनेंट्स के थ्रू हम वहाँ पे मैनेज करते थे। वहाँ पे लाइफ साइकिल होती थी क्लास की, उसके थ्रू मैनेज करते थे। लाइफ साइकिल बहुत टाइम हम लोग पढ़े हैं तो पता होगा लाइफ साइकिल क्या होता है, किस किस फेज से जाएगा वही होता था उसका लाइफ साइकिल। तो क्लास कंपोनेंट उस टाइम इसीलिए फेमस था, उसको यूज करते थे, और ये सब काम हम क्लास कंपोनेंट से ही कर पाते थे। बट क्लास कंपोनेंट को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता था, नेसेसरी क्लास क्रिएट करना पड़ता था, वो देखे होगे जब हम क्लास कंपोनेंट क्रिएट किए थे। तो क्या सोचे, ऐसा ही कुछ फंक्शनलिटी हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट में लेके आए,
और इसी चीज को अचीव करने के लिए फंक्शनल कंपोनेंट में हुक्स कॉन्सेप्ट को लेके आए कि अगर कोई कंटेंट चेंज होता है तो चेंजेज कंटेंट के साथ मुझे फिर से रीरेंडर करना होगा या उस कंटेंट को चेंज करके प्रिंट करना होगा, तो उसको रीरेंडर बोलेंगे, रिपेंट करना होता है तो रीरेंडर करना पड़ता है। और ये जो फंक्शनलिटी लेके आए, यही लेके आए हम हुक्स के थ्रू। तो आज पहले हम अपना हुक्स बनाएंगे कि हुक्स आखिर कैसे काम करता है, नहीं करता है। फिर पहले से जो रिएक्ट में है उसको देखेंगे कैसे यूज करना है। कोई ध्यान रखना, यूज करना बहुत आसान है, तुम लोग को यूज करने के लिए सीखना है। बट हम चाहते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है इंटरनली, वो समझने के लिए एक बार हम अपना खुद का डिफाइन कर लें। जैसे जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट हो रहा था, शुरुआत में हम लोग खुद का एक बनाए थे, नॉर्मल छोटा सा था, बट ट्राई किए थे कि समझाने का कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे होता। इम्पोर्टेंट नहीं था, हम लोग जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं काम कर सकते हैं, बट शायद वो थोड़ा सा हेल्प किया होगा कि एक्चुअल में रिएक्ट काम कैसे कर रहा है वो समझने के लिए। ऐसे ही जो हम हुक्स पर भी बनाएंगे अपना, वो हुक्स आगे चल के बनाना नहीं होगा, इंटरनल उसका कोड कैसे बना हुआ नहीं बना हुआ उसको समझाने के लिए हम खुद एक बनाते हैं और उसको समझते हैं। उससे पहले इस प्रॉब्लम को एक बार देख लेते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू। कचरा साफ कर दे, कचरा साफ कर लेना। हाँ साफ कर लेते हैं, कचरा तो होगा यहाँ पे। कहाँ मिलेगा ऐप डॉट जेएसएक्स में? ये रहा, इसको हटा देते हैं। सिंपल क्या करते हैं, वेरिएबल ऊपर बना लेते हैं, फंक्शन के अंदर ही बनाएंगे। एक वेरिएबल बना लेते हैं फंक्शंस के अंदर में, लेट सपोज करो काउंट वेरिएबल बना लेते हैं। तो बहुत बेटर तरीका होता है काउंट के थ्रू इन चीज़ों को समझना। काउंट में सपोज करते हैं कि अभी 0 रख लेते हैं और इस काउंट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो सपोज पैराग्राफ टैग लिए और काउंट का वैल्यू मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। कैसे कर ले, करली ब्रैकेट में काउंट लिख देंगे, काउंट का वैल्यू प्रिंट होगा क्या, बता रखे हैं ये सारी चीज़ें, हाँ होगा। और एक बटन दे देते हैं यहाँ पे, और उस बटन पे हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोई भी दे सकते हो। सपोज अभी हम प्लस का साइन दे दिए, इंक्रीमेंट्स करेगा, जब जब इस पे क्लिक करेंगे काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कैसे करना होगा, तो बताए थे यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट है, उसके थ्रू मैनेज करेंगे हम लोग, ऑन क्लिक इवेंट के थ्रू मैनेज करेंगे। और रिएक्ट में जो इवेंट है उसको हम कैमल केस में लिखते हैं, कैमल केस में लिख लिए, स्मॉल से स्टार्ट किए थे और जो नेक्स्ट वर्ड आया उसको कैपिटल में लिखे थे। यहाँ पे हम कोई भी फंक्शन का रेफरेंस पास करते थे कि क्या करना है। एरो फंक्शंस भी बना सकते हैं या ऊपर भी देख सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं, तो हम लोग ऊपर ही बना लेते हैं काउंट के लिए ही, या यहाँ पे भी बना सकते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। और बेटर होता है कि हम लोग फंक्शन जो बना लेते थे एरो फंक्शंस बना लेते हैं, कोई मैंडेटरी है ना, कोई भी बना सकते हैं, या चाहो तो यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हो, तो यहीं पे बना देते हैं। अभी छोटा सा काम है तो एरो फंक्शंस बना लिए, बन गया एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस का रेफरेंस इसको चाहिए था, मिल गया। करना क्या था, मुझे काउंट इंक्रीमेंट करना था, काउंट को इंक्रीमेंट करना था, तो काउंट को इंक्रीमेंट कर लेते हैं। तो काउंट को कैसे इंक्रीमेंट करें, तो प्लस प्लस कर देते हैं, प्लस प्लस कर देंगे इंक्रीमेंट होगा। और सोच रहे हैं लॉग भी कर दे काउंट को कि कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन आ चुका होगा, अब क्लिक कर रहे हैं, क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं यहाँ तो नहीं फर्क पड़ा, लेकिन इंस्पेक्ट में आके देखोगे तो कंसोल में अगर आउटपुट देखोगे ऊपर का एरर पहले वाला होगा, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं और प्लस पे क्लिक कर रहे हैं, काउंटिंग हो रहा है क्या, वो 7 से इसलिए शुरू किया, पीछे क्लिक कर चुके थे हम उतना,
हो रहा है क्या? क्या मेरा वेरिएबल में डेटा चेंज हो रहा है? चेंज तो हो रहा था, काउंट 1 1 इंक्रीमेंट्स हो तो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि कंसोल में तो प्रिंट हो गया, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये जो काउंट है या फंक्शंस, फंक्शनल कंपोनेंट जब ये रीड हुआ होगा, थोड़ा सोचो कि जब ये ऐप रिटर्न किया होगा तो काउंट का वैल्यू उसी टाइम रीड करके रिटर्न कर दिया होगा, 0 रिटर्न किया, देन ये बटन आया गया, और जब इस बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो काउंट का वैल्यू चेंज तो हो रहा है, लेकिन ये फिर से री रेंडर किया नहीं ना, ये फिर से प्रिंट करेगा इस पैराग्राफ टैग को, तभी ना काउंट का वैल्यू फिर से रीड करेगा। सोच पा रहे हो क्या उस चीज को? फिर से प्रिंट करता तभी जाके देखता ना कि काउंट में क्या है नहीं है। अब मान लो कि तुम यहां से चले गए और यहाँ पे अब कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है, तुमको पता कैसे लग जाता कि यहाँ के देखोगे नहीं कि चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो इस काउंट के डेटा चेंज होने पे मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि इसमें अब चेंज करो, इसको फिर से लिखो। लेकिन इसको करे कैसे? पहले जो हम लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज करते थे उसमें क्या होता था, हम लोग मैनुअली करते थे कि चलो एचटीएमएल के उस कंपोनेंट को टारगेट करो और सेट करते थे, इनर एचटीएमएल के थ्रू या इनर टेक्स्ट के थ्रू करते थे चेंजेस, वहां चेंज होता था। ऐसा तो कुछ किया नहीं, हम लोग वेरिएबल्स को चेंज किए, तो वेरिएबल्स का डेटा चेंज तो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें फिर से रिपेंट हुआ नहीं। समझ आ रहा है? फिर से रिपेंट नहीं हुआ, कैसे मैनेज करें? तो फंक्शनल कंपोनेंट में इसी चीज को हैंडल करने के लिए कि अगर कोई डेटा चेंज होता है बाद में, कोई इवेंट को हैंडल करते हैं इस तरीके का, या कभी भी कोई डेटा चेंज होता है रन टाइम में, तो उस चेंजेस के साथ मुझे आउटपुट भी तो शो होना चाहिए वहां पे यूजर इंटरफेस पे। इसी चीज को हैंडल करने के लिए हुक्स का कॉन्सेप्ट है। तो पहला हुक्स मिलता है यूज स्टेट, और जितने भी हुक होंगे रिएक्ट में, जितने भी हुक होंगे वो सब एक स्टार्टिंग के प्रीफिक्स के साथ स्टार्ट होगा, वो होगा यूज। ठीक है, जब भी हम यूज नाम से कुछ भी लिखेंगे समझ जाना वो सब के सब हुक्स ही है। उसका क्या मीनिंग है एक एक करके देखेंगे। तो अभी जो एक हुक मिलेगा मुझे, वो मिलेगा यूज स्टेट। इस स्टेट का क्या मीनिंग है, नहीं मीनिंग है, उसको समझते हैं, फिर एक अपना यूज स्टेट बनाते हैं, समझते हैं कि वो यूज स्टेट कैसे काम करता है, फिर इसका क्या काम है वो भी देख लेंगे। यूज स्टेट का ये काम होगा, नाम इसका यूज स्टेट इसलिए रखें कि ये स्टेट को हैंडल करके रखता है। स्टेट का क्या मीनिंग हुआ, जैसे स्टेट का यहाँ पे वो राज्य मत समझ लेना, यहाँ पे स्टेट का मीनिंग हो जाएगा कि एक स्टेट में थे, इसमें कोई चेंजेस हुआ तो हम न्यू स्टेट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे स्टेट का क्या मीनिंग है कि पहले हम किस तरीके के थे, या पहले हमारा डेटा क्या था नहीं था, वो हम हैंडल करके रखते हैं, और कोई चेंजेस हुआ तो एक नया स्टेट में आ गए हम लोग क्या। तो जब न्यू स्टेट में आए तो न्यू स्टेट में क्या चेंजेस हुआ, उस चेंजेस के साथ यहाँ पे मुझे अपडेट करना, इसीलिए इसका नाम रख रहे हैं यूज स्टेट की। वो क्या करेगा, स्टेट मैनेज करेगा, किस स्टेट में पहले थे, अभी किस स्टेट में पहुंचे हैं, तो प्रीवियस स्टेट को ट्रैक कर लेंगे, पीछे क्या था, अभी क्या चेंजेस हुआ उसको मैनेज करना है। बिकॉज मुझे वो मैनेज इसलिए करना है, तो अगर तुम सपोज करो कि इसको नॉर्मली री रेंडर कर दोगे, नॉर्मल इस फंक्शन को कॉल करोगे, तो मान लो कि काउंट का चेंज हुआ था, बट ये फंक्शन फिर से कॉल होगा तो काउंट 0 हो जाएगा, एक नया वेरिएबल बन जाएगा क्या? हाँ। अगर इस फंक्शन को 2 बार कॉल कर देंगे तो स्टेट मैनेज थोड़े हुआ, ये तो नॉर्मल रह गया। सोचो थोड़ा, अगर ये फंक्शन फिर से कॉल कर दे, 2 बार कॉल करोगे तो हर एक बार काउंट सेपरेट सेपरेट क्रिएट होगा, और हर बार 0 ही मिलेगा, तो ये 0 ही रहेगा, उस तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। अगर काउंट में कोई चीज चेंज हुआ तो मुझे क्या करना होगा, उस चेंजेस के साथ इसमें डेटा डालना होगा। तो पुराने स्टेट को मैनेज करना पड़ेगा ना, कि पुराना ये था नया ये है, या उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करो, देखो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। और इसी को मैनेज करने के लिए स्टेट आता है, और जितने भी हुक्स है यूज के साथ आता है, तो यूज स्टेट को यूज कर ले। तो पहला अपना ही एक बना के दिखाते हैं, फिर यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है। कोड हम लिख सकते हैं, बट हम चाहेंगे कि पीपीटी से कॉपी कर दे, समझ जाओगे तुम लोग कि क्या लिखे नहीं लिखे। नहीं आएगा तो बोलना, लिख देंगे। थ्योरी पे हम अभी फोकस नहीं करेंगे, हम आ जाएंगे थ्योरी पे, पहले सीधा कोड पे आते हैं। मुझे चाहिए यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का फाइल, और वो होगा मॉड्यूल्स के अंदर में, मॉड्यूल्स हियर, इसके अंदर में एक जावास्क्रिप्ट का फाइल चाहिए। फर्स्ट पे हाँ खाली कर सकते हैं इसको। क्या किया है पहले इसको समझ लेते हैं। अच्छा, एक फंक्शन बनाया है, पहचान जा रहे हो वो क्यों? बिकॉज फंक्शन की वर्ड यूज किए, क्रिएट स्टेट, एक नाम रखे हैं कुछ, और इसको कोई वैल्यू चाहिए आर्गुमेंट्स के लिए, और जो भी वैल्यू चाहिए उसको हम एक वैल्यू वाले वेरिएबल्स में रख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक फंक्शन उसके अंदर में, नेस्टेड फंक्शन हो गए क्या,
गेट नाम से बना दिए, वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो भी वैल्यू रहेगा, और एक सेट नाम से बना दिए जो न्यू वैल्यू रिटर्न करेगा। कोई दिक्कत नहीं, जो न्यू वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वो वैल्यू में सेट हो जाएगा। सिंपल है, समझ आ गया। और एक मैसेज दे दिए यहाँ पे स्टेट अपडेट हो गया कि इतना वैल्यू चलेगा। और क्या कर रहे हैं, जब भी हम इस फंक्शंस को कॉल करेंगे क्रिएट स्टेट को, वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा इन दोनों फंक्शंस का रेफरेंस। और जेएस के अंदर में हम किसी भी फंक्शंस का रेफरेंस रिटर्न कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ये सब चीजें पढ़े थे हम लोग। एक एरे में रिटर्न कर रहे हैं हम क्या, गेट और सेट फंक्शंस का रेफरेंस। तो इस गेट और सेट फंक्शंस को हम बाद में रिट्राइव करके काम तो कर सकते हैं, हाँ या नहीं। अच्छा, एरे से डेटा रिट्राइव करने के लिए तुम लोग को आता होगा, कैसे डेटा रिट्राइव करते थे। पहला ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई एरे है, इसमें से डेटा रिट्राइव करना है इंडेक्स के थ्रू, इंडेक्स के थ्रू। दूसरा डी स्ट्रक्चरिंग बताए थे, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट से भी डी स्ट्रक्चरिंग करते थे, एरे से भी करते थे। अगर इन दोनों को दो वेरिएबल में रखना है तो हम लोग दो वेरिएबल भी बना सकते हैं इस प्रकार से, लेट ए कॉमा बी और इक्वल टू में अगर हम लिख ले ए आर और यहाँ पे लॉग कर ले, तो बताओ क्या ए और बी में क्या मिलेगा। एक तो नॉर्मल तरीका हो गया, सपोज बी को भी हम कमेंट करते, ऊपर वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज हम इसको कॉल नहीं कर रहे, फंक्शन और कॉल करना पड़ता है फंक्शन को। कमेंट है सिर्फ एरे पे फोकस करना। अगर सपोज मुझे इसमें फर्स्ट इंडेक्स में एरे में डेटा चाहिए, तो एरे के ए में अगर हम चाहे इसका जीरो इंडेक्स का डेटा इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बी का चाहिए होता तो 1 कर देते, बट वो दूसरा तरीका भी है जेएस में हम लोग करते हैं, बार बार किए हैं, पीछे भी किए हैं, मैं भी भूल गया होगा, एक बार देखो ए में अभी भी डेटा मिलेगा 10 के, हाँ कोई दिक्कत नहीं। और अगर बी को भी प्रिंट करेंगे तो बी में कितना मिल जाएगा, 20 मिलेगा। तो एरे से हम डेटा निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर वेरिएबल, इसी को डी स्ट्रक्चरिंग बोलते थे। ऑब्जेक्ट में भी तो किए थे, यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम वही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, ये जो फंक्शंस था हमारे पास, ये जो फंक्शंस था हमारा, जो रिटर्न क्या कर रहा था, एक एरे रिटर्न कर रहा था। ध्यान से देखो, एक एरे रिटर्न कर रहा है क्या, कैसे पता है एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, जेएस में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एरे होता था। उन दोनों फंक्शंस का रेफरेंस रिटर्न कर रहा है। तो अगर उन दोनों फंक्शंस का रेफरेंस रिटर्न कर रहा है तो उसको हम डीएससीसिंग करके अलग निकाल सकते हैं क्या। अच्छा, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एरे में देखे थे, ए में रखोगे बी में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम गेट काउंट लिखे कि सेट काउंट लिखे कि ए लिखे कि बी लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रेफरेंस बस उसमें चले जाएगा। तो हम क्या किए, क्रिएट स्टेट फंक्शंस को कॉल किए ऊपर जो बनाए थे, और उसको जीरो पास कर दिए बिकॉज उसको एक आर्गुमेंट चाहिए था, और वो जीरो इसमें चले जाएगा वैल्यू में। और उसने क्या किया, ये दो फंक्शंस इंटरनली डिक्लेयर किया, गेट और सेट, और उसका दोनों का रेफरेंस रिटर्न कर दिया। अब मुझे बताओ कि अगर तुमको इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करोगे। ये क्लास तो नहीं है कि क्रिएट स्टेट के थ्रू डॉट के साथ एक्सेस कर लोगे। क्लास होता, उसका ऑब्जेक्ट होता तो एक्सेस कर लेते। भूल रहे हो तो थोड़ा सा देख लो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे अगर हम लोग क्लास बनाते थे, मान लो क्लास ए बना लिए जेएस के अंदर में, और इसके अंदर में कोई आई वेरिएबल है, आई में 10 है। इसको अगर एक्सेस करना होता था तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे और उसके ऑब्जेक्ट के साथ ob.i कर लेते थे। ये क्लास था तो ऐसे करते थे। फंक्शंस के अंदर में अगर किसी वेरिएबल को एक्सेस करना होगा तो कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना। अगर कोई फंक्शन है, इसके अंदर में कोई वेरिएबल है मान लो, इसको कैसे एक्सेस करोगे, उस फंक्शंस के अंदर से ही कर सकते हैं, बाहर से कोई थोड़े कर सकता है। स्कोप उसका वही था। लेकिन हम क्या किए, थोड़ा सा इसी में दिमाग लगाए कि गेट एक फंक्शन दे देते, उसके अंदर इस फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं बिकॉज इसका रेफरेंस रिटर्न कर दिए थे। तो गेट फंक्शंस और सेट फंक्शंस के थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, उस वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है तो बोलो इसको और तोड़ देंगे, आ गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आ गया है सबको, किसी को नहीं समझ आया तो बोलो इसको और तोड़ना है। फिर किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अगर है तो इसको और तोड़ेंगे। आ गया है समझ। इन दोनों का रेफरेंस यहाँ पे मिल चुका है। तो अब आगे से हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों के थ्रू उसी वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे।
बिकॉज इस फंक्शंस को जब कॉल करते थे तो वैल्यू रिटर्न करता था, वही सेट करता था। तो यहाँ पे हम क्या किए, पहले गेट कर ले, तो अभी 0 मिलेगा क्या? हाँ, फिर क्या किए, सेट काउंट फंक्शंस को कॉल किए, ये इस सेट के थ्रू कॉल किया होगा, 5 दे दिए तो 5 उसमें चला गया होगा। हाँ, उसके बाद जब हम गेट काउंट को कॉल कर रहे हैं तो उसमें 5 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यही काम तो हमें वहां पे भी करना है, बट वहां का जो स्टेट है हमारा वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बिकॉज वहां पे मुझे ये भी ट्रैक करना है कि चेंज हुआ है या नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ चेंज कैसे करेंगे स्टेट में ये समझ आ रहा है, चेंज कैसे करेंगे, नॉर्मली वो कैसे फंक्शंस को रिटर्न कर रहा है, बट एक्चुअल में जो है उसमें तो मुझे ये भी चेक करना है कि पीछे वाले में क्या था नहीं था। तो उसका जो यूज स्टेट है थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, हम उसका भी कोड रखे हुए हैं पीपीटी में, एक बार देखो, यहीं से समझ आ गया तो ठीक है, नहीं होगा तो आगे लिख के दिखाते हैं इसको रन करके। पहले इस पार्ट पे फोकस करना, उसके बाद सेकंड पार्ट पे फोकस करना। क्या किए, एक एरे बना लिए स्टेट, कोई दिक्कत नहीं, और क्या किए, करेंट इंडेक्स वेरिएबल बना लिए जिसमें हम 0 रखे। जेएस में इन सब का आदत लग गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बना चुके हैं। और हम क्या कर रहे हैं, एक माय यूज स्टेट नाम से फंक्शन बना रहे हैं, इसको भी इनिशियल वैल्यू चाहिए जैसे अभी पीछे वाले में था। और क्या बोल रहे हैं कि जो करेंट इंडेक्स है, करेंट इंडेक्स अभी 0 था, उसको क्या करना है, इंडेक्स में यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल इंडेक्स बना है उसमें रख लेना। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े। और हम बोले क्या है, जो स्टेट एरे था उसमें इंडेक्स के अकॉर्डिंग डेटा रखना है, तो स्टेट में क्या करना है, डेटा रखना है। और डेटा क्या रखना है, इसको ध्यान से देखना, ये एक यूनरी ऑपरेटर है, ये टर्नरी ऑपरेटर है। और टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता था, अगर यहाँ पे ट्रू आता था तो फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करता था, अगर फॉल्स आता था तो लास्ट वैल्यू। टर्नरी ऑपरेटर पढ़े थे ना, टर्नरी पे फोकस करना। ठीक है, तो क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं कि स्टेट इंडेक्स में क्या अनडिफाइंड है। अच्छा, पहली बार आए होंगे तो स्टेट के फर्स्ट इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे हो कि 1 इंडेक्स पे हो, अनडिफाइंड ही होगा पहली बार। हाँ, अनडिफाइंड होगा, तो अनडिफाइंड है तो बोल रहा है कि इनिशियल वैल्यू को आपको रख लेना। कोई दिक्कत, इंडेक्स अगर अनडिफाइंड है तो, नहीं है तो जो पुराना है वही रख लीजिए, चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझ आया, इनिशियल वैल्यू के साथ आए तो पहली बार तो अनडिफाइंड था, अनडिफाइंड था तो हम बोले उसको रख लो, नहीं है अनडिफाइंड तो इसका मतलब पहले से वैल्यू है तो चेंज मत करो, उसको रहने देना है, रहने दिया इनिशियली के लिए। देन उसके बाद हम एक सेट स्टेट बनाए, जैसे वहां पे फंक्शन था ऐसे सेट फंक्शंस न्यू वैल्यू को सेट करेगा, और वो नया वैल्यू जो है उस स्टेट के इंडेक्स पे चेंज करना होगा, क्योंकि सेट फंक्शंस के थ्रू ही चेंज कर रहे थे हम लोग। तभी नॉर्मली एक वेरिएबल बना लिए थे, उसी वेरिएबल में काम कर रहे थे। अभी हम एरे इसलिए बना रहे हैं बिकॉज हम इस तरीके के मल्टीपल्स क्रिएट करने वाले, यहाँ पे मल्टीपल्स करेंगे उस इंडेक्स पे। अभी करंट इंडेक्स क्या था, 0 था, तो 0 वाले इंडेक्स पे नया वैल्यू सेट किया। अच्छा, नया वैल्यू सेट किया तो एक मैसेज दे दिए कि हाँ अपडेट हो चुका है हमारा सेट, और मुझे क्या करना होगा, फिर से री रेंडर करना होगा, क्योंकि डेटा चेंज हुआ तो फिर से लिखना पड़ेगा। तो हम रेंडर फंक्शंस को कॉल कर देंगे। कौन है रेंडर फंक्शंस, क्या करेगा देखेंगे बाद में। और हम क्या करते हैं, जब ये काम हो गया तो करंट इंडेक्स को बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के बाद रिटर्न करते हैं उस स्टेट के इंडेक्स को, मतलब करंट वैल्यू को और सेट फंक्शंस को। समझ आया, दो चीजें ये भी रिटर्न कर रहा है में, उस इंडेक्स में जो डेटा था वही वैल्यू, और दूसरा जैसे गेट फंक्शन था गेट वैल्यू रिटर्न कर दिया यहाँ पे, और दूसरा क्या था हमारा, वो गेट फंक्शंस नहीं डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है, और सेट फंक्शंस जो हमारे पास है सेट स्टेट उसका रेफरेंस। अब जो एक्चुअल यूज है वो यूज यहाँ पे हम बताएं, उस यूज पे फोकस करना। क्या किया, हम एक कंपोनेंट क्रिएट किया अपना, ना जो कंपोनेंट क्रिएट करते थे रिएक्ट में वही कंपोनेंट क्रिएट कर लिए, और उसमें क्या लिखें, करेंट इंडेक्स सपोज करो कि अभी 0 रखें, क्या रखें, 0 रखें, और माई यूज स्टेट को कॉल कर रहे हैं एक बार 0 इंडेक्स के साथ किए, तो वो दो चीजें रिटर्न किया होगा, करंट इंडेक्स में 1 था, ये 0 था। अगर ये पहला कॉल होगा, पहले कॉल के अकॉर्डिंग देखो ये 0 पास हो गया होगा इनिशियल वैल्यू में, है नहीं। और इसका मतलब ये जो स्टेट एरे था, ये दो एरे में पहला वैल्यू पे 0 जा चुका होगा, और लास्ट में ये एक प्लस कर दे रहा है, तो अभी करंट इंडेक्स 1 हो गया होगा। तो दूसरी बार फिर से अगर माई यूज स्टेट को कॉल करोगे, इसी फंक्शंस को कॉल करोगे, तो ये 1 हो गया होगा। तो 1 में क्या करेगा, जैसे एलिस नाम है तो एलिस नाम दे दिया होगा। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। और उन दोनों का क्या किया इसने, वो एरे में जो रिटर्न करता था एक सेटर फंक्शंस, और दूसरा जो वैल्यू वो रिटर्न कर दिया, उसी को हम यहाँ पे रख लिए हैं। हाँ, देन उसके बाद क्या कर रहे हैं,
हम उसको प्रिंट करके देख रहे हैं, उन दोनों को प्रिंट कर दिए। उसके बाद थोड़े थोड़े टाइमर लगा रखे हैं, और टाइमर्स में हम क्या है कंटेंट को चेंज कर रहे हैं, और जैसे जैसे चेंज होगा तो सेट काउंट को कॉल कर रहे हैं या सेट नेम, ये उसी फंक्शंस को कॉल कर रहा है, और मुझे पता है सेट स्टेट को कॉल करेगा तो ये रेंडर फंक्शंस को कॉल करता है। एक बार देखे रेंडर फंक्शंस क्या करता था, तो एक नॉर्मल रेंडर फंक्शंस है जो क्या कर रहा है, कंसोल को क्लियर कर दे रहा और काउंटर कंपोनेंट को फिर से रिपेंट करने के लिए फिर से कॉल कर रहा है, मतलब जो ये मेरा फंक्शन था ये फिर से कॉल कर ले रहा है। तो जब जब यहाँ पे ये सेट नेम या सेट काउंट को कॉल करेगा, मतलब सेट स्टेट को ये कॉल करेगा, यहाँ पे रेंडर फंक्शंस कॉल होगा। हाँ, रेंडर फंक्शंस कॉल होगा तो वो क्या करेगा, कंपोनेंट्स को फिर से रिपेंट करने के लिए मजबूर करेगा। और जब ये डेटा गेट करेगा तो डेटा गेट जो करेगा यहाँ काउंट स्टेट में, ये तो सेपरेट रखे थे, ये चेंज नहीं होगा ना। तो अपडेट्स को हम लोग ट्रैक यहाँ से बहुत आसानी से कर लेंगे, और पहली बार स्टार्ट करने के लिए हम रेंडर को कॉल कर दिए कि पहली बार इनिशियली चले जाओ, और इसी चीज को अगर वहां पे प्रिंट करके देखेंगे तो वही होगा। रन करके दिखाएं इसको क्या, हटा दे इसको। आ चुका है पूरा कोड, कोई दिक्कत नहीं है। रन कर दे इसको, बस समझने के लिए है, ध्यान से देखना। हो रहा है क्या, डेटा चेंज हो रहा है और रीरेंडर कर रहा है, थोड़ी देर के लिए आ रहा है यहाँ पे आके रीरेंडर्स, रीरेंडरिंग हो रहा है, कंटेंट चेंज हो रहा है क्या हमारा। हाँ, बाकी सब सेम ही है, उसको चेंजेस कर रहा है ये। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, कैसे रीरेंडर किया नहीं हुआ क्लियर। हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, इसको कॉल कर रहे थे, और जब ये नया डेटा के साथ जा रहा था, ये सेट टाइम आउट फंक्शन तो पहले से पढ़ा रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। ये पर्टिकुलर 1 सेकंड पे या 2 सेकंड पे ये काम करेगा। तो कॉल कर रहा है, ये 1 इंक्रीमेंट कर रहा है, और 2 सेकंड बाद ये एलिस को बॉब कर देगा, बिकॉज हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू क्या दिए थे, एलिस दिए थे यहाँ पे नेम। तो वही तो हुआ, फर्स्ट टाइम देखो वहां पे होगा, 2 सेकंड बाद चेंज हो जाएगा, 2 सेकंड बाद चेंज हो गया क्या, बस उतना ही कंटेंट चेंज कर रहा है। अभी हम लोग कंसोल पे किए, यही काम वहां पे करने वाले हैं। इसमें तुम्हें जो समझना है बस इतना ही समझना है, ये सारी चीजें तुम्हें मैनेज करने की जरूरत नहीं। रिएक्ट में ये इंटरनली होता है, ये इंटरनल कोड्स के बारे में दिखा रहे थे कि कैसे होगा। हमको क्या करना होगा, जब भी स्टेट मैनेजमेंट करना होगा, मतलब कोई ऐसा डेटा हम चाहते हैं जो किसी इवेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज हो या किसी के कारण भी चेंज हो। अभी तो बस इवेंट ही टारगेट कर पाएंगे, आगे चल के हम किसी और से भी टारगेट करेंगे। तो किसी इवेंट के वजह से अगर डेटा चेंज हो तो मुझे रीपेंट करना पड़ेगा, अपने जो भी फंक्शंस है या जो भी मेरा कंपोनेंट उसको रीपेंट करना होगा। इसी चीज के लिए हम लोग यूज स्टेट को यूज कर लेंगे, जो रिएक्ट में भी बाय डिफॉल्ट मिलेगा, और उसमें बोलेंगे जब भी डेटा चेंज होगा तो मेरे कंपोनेंट को री रेंडर कर देना, मेरे कंपोनेंट को री रेंडर कर देना। चलो करके देखते हैं, और उसके लिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं, बस इन दोनों को चाहिए होगा, तो इतना ही लिखेंगे और इसको यूज करने के लिए भी सीखने वाले हैं। तो ये मेरा अप्रोच है। हम चाहते थे कि इस काउंट में जब भी डेटा चेंज हो, इस काउंट में डेटा जब भी चेंज हो, क्या हो, मेरा कंपोनेंट फिर से री रेंडर हो। और नॉर्मल वेरिएबल बना के अगर करेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम है, नॉर्मल वेरिएबल बना के करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो क्या करते हैं, स्टेट को यूज कर लेते हैं, और उसका नाम है यूज स्टेट। रिएक्ट प्रोवाइड करता है, तो यूज स्टेट को हम लोग यूज कर लेते हैं। इंपोर्ट हो गया रिएक्ट लाइब्रेरी से। कैसे इंपोर्ट करेंगे ये सब कहानी तुमको पहले से पता है, समझ आ रहा होगा। शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि कर्ली ब्रैकेट्स क्यों आ गया, नहीं है ना, क्लियर है ये। यूज स्टेट हमारे पास आ चुका है, और यूज स्टेट में हम क्या करते थे, एक फंक्शन है ये, तो इसको डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देते थे। तो जो हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करते थे, मान लेते हैं 0, ये रिटर्न क्या करेगा, वैसे यहां से भी देख सकते हो, ये रिटर्न जो कर रहा था, तो वो रिटर्न क्या कर रहा था, हमारा एक एरे रिटर्न करता था जिसमें 2 चीज होती थी। ये एक एरे रिटर्न कर रहा था अभी जो हम लोग किए थे। तो अगर हम लोग फर्स्ट इंडेक्स को उठा लिए तो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा ये। अभी क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ना वहां से एरे का। तो एरे में से अगर मुझे निकालना है, सपोज करो यहाँ पे AR ले लिया, एक एरे रिटर्न करता था ये, और उस एरे में से पहला चाहिए मुझे, सपोज करो काउंट। तो काउंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, AR के 0 इंडेक्स से निकालना होगा, फिर डिस्ट्रिक्चरिंग भी कर लेंगे। उसके बाद सेटर फंक्शन होगा, तो मान लो सेट काउंट नाम रख देते हैं,
इस तरीके का नाम रखना थोड़ा अच्छा रहेगा समझने में। और AR के फर्स्ट इंडेक्स से उठा लेते हैं बिकॉज 2 ही इंडेक्स देने वाला है। और यहाँ पे हम फिर से काउंट को एक्सेस कर रहे थे, हाँ काउंट को भी कर रहे थे, बट इस बार क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट हम डायरेक्टली नहीं करेंगे बिकॉज उसको एक्सेस करने के लिए क्या सेट काउंट फंक्शंस मुझे दे रखा है, तो उसके थ्रू करेंगे। तो सेट काउंट को कॉल कर लेते हैं और इसको नया डेटा दे देंगे जो भी देंगे। तो नया डेटा में तुम्हें क्या चाहिए, नया डेटा में क्या चाहिए, एक बार सेट काउंट को देखते हैं कि क्या चाहिए। सेट काउंट को वैल्यू चाहिए, नॉर्मल वैल्यू दे देंगे तो काम हो जाएगा। तो काउंट +1 कर देते हैं, देखते हैं शायद काम कर जाना चाहिए, नहीं करेगा तो चेक कर लेते हैं। काउंट +1 कर दिया, देख लेते हैं इसको। काउंट अच्छा, यहाँ पे एक फंक्शन ही पास करना होता है, तो इसको एक फिर एरे फंक्शन दे दो, नॉर्मली नहीं ले रहा है तो। काउंट एरो फंक्शन देना होगा तो ये रहेगा सिंबल्स। अगर सिर्फ एक ही लाइन लिखना है तो काउंट +1 कर देते हैं। प्रोग्राम बंद हो गया था क्या? CD क्या नाम रखे थे इसका, हुक्स। नॉर्मल अपडेट हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो चेंज करके देखते हैं। हो रहा है क्या? और रिप्रिंट कर रहा होगा इधर, अभी कंसोल में भी प्रिंट हो रहा होगा बिकॉज कंसोल में भी हम कर रखे थे। हो रहा है ना, डेटा चेंज हो रहा है और ये रीपेंट कर रहा होगा। और रीपेंट कैसे कर रहा है वो तो समझ आ चुका है। इसको फंक्शन चाहिए था इसलिए मुझे यहाँ पे एक एरो फंक्शन देना पड़ा। ऐसे भी एरो फंक्शंस बनाते थे, याद है ना? अच्छा, यहाँ पे प्लस प्लस लिख सकते हैं क्या? एक बार ये चेक करो ना, ये वाकई में इसको फंक्शन चाहिए, ऐसे काम करेगा? नॉर्मली होगी, अच्छा फंक्शन चाहिए नहीं तो फिर अच्छा प्लस प्लस लिख देंगे तो काम होगा कि नहीं, मुझे वो चेक करना है, बताना क्या लगता है। अच्छा देखो, प्लस प्लस में इसलिए नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, प्लस प्लस में क्या होगा, नॉर्मल इसी वैल्यू को चेंज करते थे, पर जब रीपेंट होगा तो नया बन जाता था ना। तो प्लस प्लस में नहीं, यहाँ पे हमें ये सेट काउंट एक फंक्शन है तो इसको आर्गुमेंट्स एज अ डेटा पास करना पड़ेगा, तो उसमें +1 ही लिखना पड़ेगा, प्लस प्लस में नहीं काम करेगा इसलिए। तो +1 करके एक डेटा पास कर दे रहे हैं कि जो डेटा था हमारा उसके अकॉर्डिंग काम करो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जब भी मुझे कोई ऐसा डेटा सेट करके रखना होगा जो चेंज होगा, उसको कहाँ रखेंगे, स्टेट के थ्रू रखेंगे। स्टेट, ये यूज स्टेट जो है, यूज स्टेट का यूज क्या होगा, रिएक्ट में अगर मुझे कोई डेटा सेव करके रखना है और हम चाहते हैं कि किसी इवेंट्स के अकॉर्डिंग वो चेंज हो, तो उसको स्टेट के थ्रू ही रखेंगे, नॉर्मली नहीं रखेंगे, अदरवाइज वो रीपेंट नहीं होगा। क्लियर, समझ आया यहाँ तक काउंट को कैसे काम करेंगे? तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट तुम्हें बनाना है, हमें नहीं तुम्हें बनाना है, और वो प्रोजेक्ट कौन सा होगा, शायद JS में भी हम लोग बनाए थे कि इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट, शायद यही 4 बटन दिए थे और उसको हम लोग शो कर दे रहे थे, और इसको करने के लिए एक इनपुट बॉक्स ले लिए थे। तो यहाँ हम लोग डेटा शो कर दे रहे हैं, एक इनपुट बॉक्स ले लेना है, इनपुट बॉक्स ले लेना है। अभी बस हम तुमको ये सिखाएंगे कि इनपुट बॉक्स से डेटा कैसे निकालेंगे, बिकॉज जब तक डेटा निकालने नहीं आएगा मैनेज कैसे होगा। तो इनपुट बॉक्स से डेटा निकालने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा, तो उस डेटा को कैसे मैनेज करेंगे वो देखते हैं। देन उसके बाद वहां पे तुम लोग को ये काम करके लेना। तो एक इनपुट बॉक्स आ चुका होगा, ठीक है। हम एक ऐड बटन भी ले लेते हैं, फिर बटन, ठीक है। ये इंक्रीमेंट्स के लिए है, वैसे इंक्रीमेंट लिख ही देते हैं अब। इंक्रीमेंट काम कर रहा है, ऐड, इसमें जो डेटा देंगे वो ऐड हो जाना चाहिए। अच्छा, इसमें जो डेटा देंगे ऐड होना चाहिए, तो पहले ये डेटा हम लोग रिट्राइव करने के लिए सीखते हैं। वहां पे डेटा आना चाहिए ना, बस क्या करेंगे, सेट काउंट को वो डेटा पास कर देंगे ऐड करने के लिए, यही करना है ना, बस वो डेटा मेरे पास आ जाना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको बोलते हैं कि यार तुम शांत हो जाओ, मुझे इस ऐड वाले पे क्लिक करने के बाद हमें किसी तरीके से इस टेक्स्ट का डेटा दे दो।
इनपुट बॉक्स का डेटा चाहिए, टाइप नंबर वगैरह लेना होगा, ले सकते हो, HTML में पढ़ा रखे थे। तो कैसे डेटा निकाले इसमें से, जब इस ऐड बटन पे क्लिक करें तो ये डेटा चाहिए मुझे, तो कैसे निकाले, थोड़ा सोचो, यहाँ पे फंस जाएंगे अब, बिकॉज डेटा निकालने के लिए मुझे उसको टारगेट करना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा ना। और तो जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली टारगेट कर लेते थे, डॉक्यूमेंट था मेरे पास, डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू जिसको मन होता था उसको टारगेट करते थे। यहाँ कैसे टारगेट करें, बोलोगे सर यहाँ तो सब इसको जानता ही है। नहीं, एक इवेंट होता है उसका नाम है ऑन चेंज इवेंट। ऑन चेंज इवेंट, और ऑन चेंज इवेंट कब कॉल होता था, जब भी इसमें कोई भी कंटेंट चेंज होगा, पर्टिकुलरली इनपुट पे ही लगाते हैं अक्सर। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना एक यहाँ पे एरो फंक्शन ही दे देते हैं, हैंडल ऑन चेंज, नाम रख देते हैं बस, हैंडल ऑन चेंज। हैंडल ऑन चेंज एक फंक्शन बना लेते हैं और इसको कॉल करेगा, ये ऊपर बना लेते हैं एक फंक्शन लेट। अच्छा थोड़ा इसको शॉर्ट कर दे रहे हैं, इसको हम अलग अलग कर दिए थे, इसको एक साथ भी कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले सिखाए थे, कर सकते हैं ना। इसको हटा के हम एक साथ यहीं पे कर दे रहे, एरे डिस्ट्रक्चरिंग में एरे में डाल दो और काउंट लिख देते हैं और दूसरा सेट काउंट, किए थे हम लोग, वही सेम काम है। और यहाँ पे लेट नहीं, कॉन्स्ट वेरिएबल बना लेना, लेट में भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिएक्ट में अक्सर कॉन्स्ट इसलिए लिखते हैं बिकॉज जब अगली बार रीपेंट होगा तो फिर से नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, पुराना तो रहेगा नहीं, तो इसीलिए कॉन्स्ट लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्स्ट के साथ ही चलेगा कि ये कॉन्स्टेंट है, अगर रीपेंट होगा तो नया क्रिएट होगा, तो कॉन्स्ट ही लिखना। तो एक कांस्टेंट फंक्शंस भी बना लेते हैं फिर, इसीलिए रिएक्ट में तुम्हें हमेशा कॉन्स्ट दिखेगा, क्योंकि नया रीजेनरेट होगा तो नया प्रिंट हो जाएगा, तो पुराना तो रहेगा नहीं, कॉन्स्ट। और इस फंक्शंस का नाम दे देते हैं हैंडल ऑन चेंज, फंक्शन है, बन गया एक फंक्शन, प्रिंट हो जाएगा इसमें जो भी प्रिंट करेंगे। लॉग लिख रखे हैं कहीं क्या, बस एक डेटा बस प्रिंट कर दे रहे हैं यहाँ पे हम, और कुछ नहीं। आ चुका है, इंस्पेक्ट में आते हैं बिकॉज कंसोल में ही हम प्रिंट करेंगे। जब लिख रहे हैं चेंज हो रहा है, जैसे ही देखो डेटा चेंज हो रहा है तो आ रहा है। तो हम सोच रहे हैं इसमें जब भी डेटा चेंज होगा, देखो टारगेट करने का हमारे पास कोई अभी ऑप्शंस नहीं है कि उसमें जो डेटा है वो टारगेट करके डायरेक्ट निकाल ले, आगे है ऑप्शंस, रिएक्ट में है ऑप्शंस, हम सीखेंगे उसको, कैसे सीखेंगे तो टाइम आएगा तो जब तो सीख ही लेंगे। अभी जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना होगा, इसके चेंज इवेंट पे जो भी इसमें डेटा चेंज होगा उसको एक स्टेट में सेव करके रख सकते हैं। हाँ, स्टेट में चेंजेस को सेव करके रख लेते हैं और बाद में स्टेट से वो डेटा गेट कर लेंगे। मतलब इसमें अगर मान लो 4-5 लिखे, चेंजेस पे 4-5 तो मुझे मिल जाता है वहां पे, और उस 4-5 डेटा को क्या करेंगे, किसी स्टेट में सेव करके रख लेंगे, यूज स्टेट का तो इसीलिए यूज करेंगे, सेव करके रख लेंगे और जो डेटा होगा बाद में वहां पे ऐड कर लेंगे। स्टेट यूज करने के लिए सीखना है तो बार बार स्टेट आएगा यहाँ पे, बट हम चाहते हैं कि ये डेटा प्रिंट हो। तो डेटा प्रिंट कैसे होगा, तो ये जो हैंडल ऑन चेंज है ना, एक इवेंट का ऑब्जेक्ट गेट करता था, शायद जब इवेंट हैंडलिंग पढ़ा रहे थे तो वहां पे सिखाया था, और इस इवेंट से जो डेटा चाहो निकाल सकते हो, और वहीं पे आया भी था, शायद हम पीपीटी में लिखे भी थे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, या अभी अगर हम ई के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करें, इवेंट का ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, इसी में बताए थे कि डेटा मिलेगा, अभी कोई डेटा डाल दो ताकि मिल जाए, लास्ट वाले पे आते हैं, और इसमें मिले था मुझे टारगेट्स इनपुट, इसी में मिलेगा एक वैल्यू, ये रहा वैल्यू, देखो 78 मिल रहा है, जो डेटा इसमें वही है, इवेंट के ऑब्जेक्ट के पास है। तो अगर इवेंट के ऑब्जेक्ट से हम डेटा निकाल ले तो कैसे निकालना होगा, इवेंट का ऑब्जेक्ट हमारे पास है, उसको बोले कि टारगेट के पास जाओ, तुम्हारे पास जो वैल्यू है उससे डेटा निकाल लो, हो जाएगा काम, है नहीं। तो वही काम करते हैं, इवेंट को बोलते हैं प्रिंट कर रहा था, इवेंट मत करो, टारगेट को प्रिंट कर लो, डॉट वैल्यू को प्रिंट कर लो। 7 प्रिंट कर दिया क्या,
वैल्यू तक हम जा रहे हैं क्या? अच्छा, कंसोल में आ गया तो इसको तो सेव करके रख ही सकते हैं। कंसोल में आ गया तो सेव करके तो रख ही सकते हैं। तो कंसोल में हमारे पास डेटा है, इसको सेव करके रखना है, और जो भी इसमें डेटा है उसको इसमें ऐड करना है। तो किसके इवेंट पे? तो जब हम इस ऐड इवेंट पे क्लिक करें तो इसमें से डेटा सेव करके रखना। तो इसको एक स्टेट के अंदर में डाल देंगे, स्टेट से भी यूज कर लेते हैं। वैसे नॉर्मल ट्राई करते हैं, नॉर्मली अगर हो गया, नॉर्मली शायद नहीं होगा। नॉर्मली इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन तब कॉल होगा जब चेंज हुआ होगा, तो उसको स्टेट में ही रख लेते हैं। तो एक और स्टेट बना लेते हैं, आगे चल के नहीं बनाना पड़ेगा बट अभी बनाना पड़ेगा। तो इसका नाम रख लेते हैं चेंज, चेंज ही नाम रख देते हैं, और नाम भी उसी तरीके से रखा करो, सेट इनपुट डेटा रख लेते हैं, सेट इनपुट डेटा। तो कोई नाम मैंडेटरी नहीं, नाम कुछ भी रख सकते हो, ये ध्यान रखना, बट हमेशा फॉर्मल ट्राई करते हैं कैसा ही मिले। यूज स्टेट को यूज कर लेते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे दे, अभी डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे देते हैं, और बोलते हैं ये जो वैल्यू मिला है मुझे, इसको क्या करना, इस सेट इनपुट फंक्शंस को दे देना हमेशा। सेट इनपुट फंक्शंस को दे देना, वो रख लेगा इसे। और जब मुझे चाहिए होगा तो इनपुट डेटा से मांग लेंगे, इनपुट डेटा से मांग लेंगे। तो मांग लेते हैं इनपुट डेटा से जहां पर भी चाहिए होगा। सपोज करो यहीं पे प्रिंट कर देते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए बस प्रिंट कर देते हैं, बाद में चेंज तो करना ही है, और देखते हैं क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। आ रहा है वहां पे डेटा, चेंजिंग के अकॉर्डिंग हम लोग रख ले रहे हैं। तो जो भी डेटा है मेरे पास तो आ तो चुका है, बस जब हम ऐड पे क्लिक करें तो काउंट के साथ ऐड हो जाना। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अलग अलग तरीके से मैनेज करेंगे। अभी हम स्टेट पे फोकस कर रहे हैं तो स्टेट से कैसे कर रहे हैं उसको देखेंगे, बाद में इन सब चीजों को दूसरे तरीके से मैनेज करेंगे जो एक्चुअल तरीका हो। इसमें भी मुझे क्या करना होगा, ऑन क्लिक को टारगेट करना होगा, है नहीं? यहाँ पे हम डायरेक्ट फंक्शंस बनाते हैं, एरो फंक्शंस, और इस एरो फंक्शंस के अंदर में इसको क्या चाहिए कि ये भी सेट काउंट को कॉल करेगा, और ये सेट काउंट क्या करेगा, अपने साथ काउंट का जो डेटा है उसको ऐड कर लेगा इनपुट डेटा को। चलो करके देखते हैं। 5 दिए, ऐड किए। अभी क्या हुआ, ये दोनों स्ट्रिंग था तो चिपक गया, इसको मैनेज भी करना होगा। चिपक जा रहा है क्या? हाँ, चिपक तो जा रहा है। इसको फिर कैसे हैंडल किया जाए, तो करेंगे इसको हैंडल। उससे पहले अभी हम सोच रहे हैं ये जो प्रिंट कर रहा है उसको हटा दें, और यहाँ से प्रिंट कर रहा है इसको हटा देते हैं। चिपक रहा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके मुझे करना होगा, और करने के लिए सिखा रखे थे। इंक्रीमेंट्स कर रहे हैं तो 1 बाय इंक्रीमेंट हो रहा है, और जैसे ही 6 दिए ऐड पे क्लिक किए दोनों चिपक गया। इसको हैंडल करने के लिए वैसे सिखाए थे, चिपक क्यों रहा है सिखाए थे ना। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के केस में कॉन्केटेनेशन हो रहा है, तो इसको नंबर में कन्वर्ट करके ऐड कर लेंगे। नंबर में कैसे करते थे, नंबर लिख देते थे, और तो नहीं था कुछ। इसको भी नंबर में लिख दो अगर दोनों नंबर नहीं बन रहा है तो। ठीक है, बाकी कर लोगे, बाकी हो जाएगा ना। सब्ट्रैक्शन इसी तरीके से करना, डिक्रीमेंट में माइनस कर लेना, कोड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बाकी काम तो यही होगा। सब में यूज स्टेट ही अभी यूज करना है, ताकि यूज स्टेट को समझ पाओ कैसे यूज कर रहे हैं। नहीं ऑनलाइन में बताना हो जाएगा या नहीं सत्यम? थोड़ी देर बाद तुम चले जाओगे। बताओ, किसी नहीं बोलोगे यार? ओके, हो जाएगा इतना काम। छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना लोगे,
क्या करना है उसमें, वही जो जेएस में हम लोग किए थे, जेएस में ऐसा काम किए थे, वहां पे करने का तरीका बदला था, यहाँ पे बदलेगा, और यहाँ पे ये सारे काम यूज स्टेट से करोगे। ठीक है, और थोड़ा सा आगे जाना होगा तो हम लोग टू डू एप्लीकेशन बनाए थे। टू डू याद है, टू डू बनाए थे ना जेएस में, उसको रिएक्ट में बनाने का ट्राई करना, वो भी हो जाएगा। ये दोनों काम में से ट्राई करना, कोई एक एटलीस्ट कर लेना, दोनों कर लोगे तो बेटर रहेगा, फिर इसके आगे कल देखेंगे।